हेलो फ्रेंड्स, राजीव जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। इसमें हम लोग कवर करेंगे कौन कौन सी परीक्षा कवर करेंगे। यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस की परीक्षा कवर करेंगे, और यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा को कवर करेंगे, और यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस को भी कवर करेंगे। जो भारतीय संविधान का सेक्शन आता है जीएस के पोर्शन में, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इस नोट से कवर होंगे। यदि दोस्तों आप पैड पीडीएफ नोट्स चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355941312। इस पे जाके आप लोग पैड पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं और इसकी जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका विकास कैसे हुआ, इसको आज हम शुरुआत करेंगे। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। और ये इससे भी क्वेश्चन आपके आरओ की परीक्षा में या फिर यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो होगी 2023-24 की, उसमें क्वेश्चन आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान की, और इसका जो उद्गम कैसे हुआ यानी कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, सबसे पहले हम इसके पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो सब भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान मतलब कितने चरणों में हुआ है, कितने चरणों में बटा हुआ है, उसको हम लोग जानेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय संविधान के विकास को मुख्यतः 6 चरणों में विभाजित किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कौन कौन से चरण थे और कितने समय से कितने कार्यकाल तक इसका समय पीरियड था। चलिए हम लोग जान लेते हैं। प्रथम चरण जो था वो था 1773 से 1857 ईस्वी तक, और जो द्वितीय चरण था वो था 1858 से 1909 ईस्वी तक, और जो तृतीय चरण था वो था 1910 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक, और चतुर्थ जो चरण था वो था 1940 से लेकर 1947 ईस्वी तक, और जो पंचम चरण था वो था 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक। इसी के साथ जो छठा यानी कि छठवां नंबर यानी कि षष्ठम जो चरण था वो था 1950 से जो वर्तमान में आज तक। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो प्रथम चरण था 1773 से 1857 ईस्वी तक, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या किस तरीके से संविधान का विकास हुआ, तो उस पर हम पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं, ये बिंदु हम कवर कर लेते हैं। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। उसी के साथ दूसरा पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया। इसी के साथ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, कई तरीकों से बन सकता है। यहाँ से पूछ सकता है कि जो संसद जैसे कि बन सकता है संसदीय नियंत्रण स्थापित किस एक्ट के तहत किया गया, इस तरीके से पूछ सकता है। और ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग पढ़े होंगे तो समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो द्वितीय यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि दूसरा जो 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो किस तरीके था, उसमें क्या क्या आया था, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि व्यापारिक मामलों के लिए ये जाना जाता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के लिए यानी कि राजनीतिक मामलों के लिए भी जाना जाता था। अब हम करेंगे 1773 यानी कि 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो ये था, इसकी विशेषता क्या थी उसको हम जानेंगे। इसमें क्या क्या हुआ था, चेंजेस क्या क्या आए थे। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। अब हम लोग जानेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या रूल्स, क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या इसमें अधिनियमित हुआ था। सबसे पहले कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। और दूसरा पॉइंट है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया था। उसके बाद इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। अब इस समय कंपनी का जो कार्य था ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना यह रह गया था। और तीसरा पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आया है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या आया परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस हुए, कौन सी चीज़ें नई जोड़ी गई, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अब आ गया नेक्स्ट 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसको भी हम लोग कवर करते हैं। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, पहला पॉइंट इसमें, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था, यानी किसकी बात हो रही है, भारत का जो शासन था, जो गवर्नेंस था, वो कंपनी को से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। दूसरा पॉइंट, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी वो किस चार्टर अधिनियम के तहत की गई थी, तो वो की गई थी 1858 चार्टर एक अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 सदस्यों की भारत परिदर्श यानी कि परिषद का सृजन हुआ। इसी में 15 सदस्यों की जो भारत परिषद का सृजन हुआ था वो इसी चार्टर अधिनियम में, यानी कि 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में ही पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग करेंगे जो सेकेंड स्टेप था, द्वितीय चरण था, 1858 से लेकर 1919 ईस्वी तक का समय जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग जानेंगे। अब 1800 इसमें आया था द्वितीय चरण में 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या नया जोड़ा गया था, हमारे संवैधानिक विकास में क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या जोड़ा गया था, इसका पॉइंट पहला देख लेते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया इसी में। और नेक्स्ट पॉइंट है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था इसी में। तीसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में पास की गई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अब नेक्स्ट अधिनियम हम लोग देख लेते हैं, 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसका पॉइंट्स है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी कि किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट जो चुनाव होता है, चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्ति की गई। नेक्स्ट जो अधिनियम है, नेक्स्ट जो आया था मार्ले मिंटो आया था, जो कि 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम इसे बोलते हैं। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इससे जुड़े अन्य पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम में आया था, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो, यानी कि इसको हम लोग यानी कि 1909 ईस्वी का भारत शासन जो अधिनियम था इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ मार्ले मिंटो सुधार से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या की वृद्धि जो है
किस अधिनियम के तहत की गई, किस अधिनियम में हुई थी? तो ये हुई थी 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं तृतीय जो चरण था, यानी कि थर्ड स्टेप जो थी 1910 से लेके 1939 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे? इसमें आया था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें जो आए थे चेंजेस उनको हम लोग जान लेते हैं। पहला इसका पॉइंट्स है, केंद्र में यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई है वो किस अधिनियम में आई है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे आगे। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 600 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें से 104 निर्वाचित हुआ करते थे तथा हुए थे तथा 41 को मनोनीत किया गया था। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार जो थे, दोनों सदनों के जो अधिकार थे समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, यानी कि निम्न सदन को था। निचले सदन को हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, यानी कि द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। नेक्स्ट जो आया था भारत शासन अधिनियम, वो आया था 1935। द्वितीय चरण में ही ये भी आया था, इसको हम लोग जानेंगे। अब हम लोग कर रहे हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसका पहला पॉइंट है, 1935 ईस्वी में के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। पहला जो पॉइंट है, इसमें सबसे पहले अखिल भारतीय संघ, यानी किसकी बात हो रही है? अखिल भारतीय संघ। यह संघ ब्रिटिश प्रांतों में 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलाकर बनता था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। यानी कि देसी रियासतें जो थीं उनको संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर नहीं आया था। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट इसी का देखेंगे। सेकंड पॉइंट है, प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी, इसको हम लोग जानेंगे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई। कुछ संघीय विषयों यानी कि सुरक्षा का वैदेशिक संबंध और धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसमें संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद जो थी उसकी सर्वोच्चता क्यों मानी गई थी, क्यों, वहाँ से क्या मतलब ऐसा रीजन था? जो भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास हुआ था उसमें रोल प्ले क्या था, इसको हम लोग जान लेते हैं। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसके लिए यानी कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत परिषद का अंत कैसे हुआ, यानी कि भारत परिषद जो अधिनियम था उसका अंत किस प्रकार हुआ, किस तरीके से हुआ। इस अधिनियम में के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार।
इसका विस्तार किस तरीके का था, इसको हम लोग जान लेते हैं। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम में प्रस्तावना का भी अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय से अधीन कर दिया गया था और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। अब हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, जो नेक्स्ट इसी में आया था। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इसको हम लोग जानेंगे। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रस्तावित हुई थी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड बर्कनहेड यानी कि भारत के सचिव थे, ने साइमन कमीशन की नियुक्ति करने के साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती भी दी थी जो देश के सभी समुदायों और वर्गों को स्वीकार हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, उसको स्वीकार करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, अंततः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति में 28 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तावित यानी कि कब पारित हुई थी, 28 अगस्त 1928 को। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसको जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो कहाँ, किस जगह पे प्रस्तुत की गई थी। इस तरीके से ऑप्शन में बन सकता है और दे सकता है लखनऊ उसका आंसर होगा। हम लोग जानेंगे जो प्रांतीय चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, प्रांतीय चुनाव किस प्रकार से हुआ था। प्रांतीय चुनाव वर्ष 1937 में हुआ था। इससे जुड़े अन्य पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 ईस्वी में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 11 प्रांतों यानी कि मद्रास, केंद्रीय मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मुंबई, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब एवं सिंध में चुनाव हुए थे। जिसमें से यहाँ अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, जैसे कि मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुंबई का असम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई थी। किस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से, किस जगह से कांग्रेस बहुमत वंचित रह गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है, एक अन्य ऑप्शन बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के अधीन संयुक्त सरकार का गठन हुआ था। अब आया, उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में। इसके उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे, इसका संवैधानिक विकास में क्या रोल प्ले था, इस पर हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व से मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बैंक जो टूट रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला और इसको जोड़ दिया था। अब हम लोग जानेंगे जो क्रिप्स मिशन था उसके प्रमुख जो प्रावधान थे वो क्या थे, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन के जो प्रमुख प्रावधान हैं, सबसे पहला, युद्ध के बाद भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न करना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना, जिसमें ब्रिटिश, भारत और देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब उसके बाद तत्पश्चात एक आई थी बेबेल योजना, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। बेबेल योजना आई थी 1945 में। इसका रोल मॉडल था, क्या था रोल मॉडल, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। अक्टूबर 1945 ईस्वी में लिन थिदगो की जगह बेबेल बायरसराय बने।
इन्होंने शांति लाने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा कर 4 जून 1945 को बेवेल ने एक योजना रखी, जिसमें निम्न बातें रखी थी। बेवेल जी ने कौन कौन सी बातें रखी थी, क्या बिंदु थे, उनको हम जान लेते हैं। पहला जो बिंदु है, केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट था, परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। नेक्स्ट पॉइंट था, कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, यानी कि जो रेशियो होगा हिंदुओं का और सवर्णों का, वो रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह पर वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन्ना की मांग थी कि वायसराय की परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि थी। नेक्स्ट पॉइंट, जिन्ना की यही मांग शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण बनी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिमला सम्मेलन की असफलता का कारण बना वो कौन व्यक्ति थे, किस कारण से, तो वो आंसर हो जाएगा जिन्ना जी थे, जिनकी कारण से शिमला सम्मेलन का असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी में 14 सदस्य रखने का निर्णय लिया, जिसमें 5 कांग्रेस की, 5 मुस्लिम लीग के तथा 4 अन्य सदस्य थे। अब इसके बाद आया था भारत में आम चुनाव 1945। भारत में आम चुनाव 1945 ईस्वी में आया। इसमें हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय के बाद लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उसने सर पैंथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया, जिसने भारत में आम चुनाव करवाए। उसके साथ केंद्रीय विधानमंडल की 102 सीटों में कांग्रेस ने 57 सीटों पर सफल हासिल हुई और सफलता मिली। उसी के साथ प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, सिंध और पंजाब के अलावा शेष स्थानों पर बहुमत प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास बम्बई संयुक्त प्रांत एवं बिहार और उड़ीसा असम और मध्य प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकारों का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिला। अब हम इसके बाद आई थी कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आई थी। इससे जुड़े मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिलता रहता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी सिविल का एग्जाम हो। जनवरी 1946 ईस्वी में एटली ने भारतीय नेताओं से औपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 29 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का भारत है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर तथा पैंथिक लॉरेंस शामिल थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। इस तरीके से क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बिंदु जो है, कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य बिंदु क्या थे, यानी कि मेन पॉइंट्स क्या थे, कैबिनेट मिशन के लक्ष्य क्या था, इसका मोटिव क्या था, इसको हम लोग जान लेते हैं। भारत एक अधिराज्य होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों को 3 श्रेणियों में मतलब का, खा और गा में बांटा गया था। ये अब हम लोग जानेंगे जो मतलब श्रेणी का थी वो क्या थी, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, कौन कौन सी जगह शामिल थी। जैसे कि उसमें मुंबई शामिल था, बिहार शामिल था और मध्य प्रांत था, और मद्रास शामिल था और उड़ीसा शामिल था, और उसी के साथ संयुक्त प्रांत भी शामिल था। अब हम लोग जानेंगे भाग खा,
यानी कि जो खा नंबर श्रेणी थी, खास श्रेणी थी, उसमें कौन कौन से प्रांत शामिल थे, कौन कौन सी जगह शामिल थी, कौन कौन से राज्य शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध शामिल था इसमें, और पंजाब शामिल था, यानी कि जिसमें दो शामिल थे। और अब हम लोग जानेंगे भाग खग्गा जो तीसरा था, इसमें सिर्फ बंगाल यानी कि असम और बंगाल शामिल थे। नेक्स्ट है पॉइंट, संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषय और अपशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्य 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, 6 जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने तथा 24 जून 1946 को कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 ईस्वी को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। किसने की थी, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मुस्लिम लीग ने किस दिन अपनी जो स्वीकृति वापस ले ली थी, तो वो ले ली थी 29 जुलाई 1946 को। अब हम लोग जानेंगे अंतिम सरकार, यानी कि अंतरिम जो सरकार थी उसका गठन कब हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके मेन पॉइंट दिए हैं, मेन पॉइंट अच्छे थे जो आपके परीक्षा में ज़्यादातर रिपीट होता रहता है क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में, उन पे हम लोग पर चर्चा करेंगे। अंतिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कांग्रेस द्वारा वायसराय की नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त 1946 में ईस्वी को बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। 20 नवंबर 1946 ईस्वी को लॉर्ड बेवेल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक के सदस्यों को आमंत्रित किया। इसी के साथ अन्य पॉइंट्स, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय जो संविधान सभा यानी कि संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था, तो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट, 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर आपको देखने को मिलता रहता है, किसी भी जो वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी सिविल का एग्जाम हो, यहाँ से पूछ देता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो यहाँ पे किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अब हम लोग जानेंगे अंतिम सरकार का मंत्रिमंडल जो था वो किस प्रकार से था, मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल थे, किस प्रकार से शामिल थे, इसको भी हम लोग जान लेंगे। इसमें जो सदस्य थे कितने सदस्य थे और विभाग क्या था, कौन सा विभाग किसके पास था। सबसे पहले जानेंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू जो इनके अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इनको किस विभाग में कौन से पद पे बनाया गया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामलों एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, यानी कि जो कार्यकारी विभाग था, कार्यकारी परिषद विभाग था, उसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और जो विदेशी मामले थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के ही पास थे और राष्ट्रमंडल से संबंधित भी मामले इन्हीं के पास दिए गए थे। आप जानेंगे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, क्योंकि इनके पास कौन सा मंत्रालय था, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले, यानी जितनी भी देशी रियासतें थीं उनका जो मंत्रालय था, उनका विभाग जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया था। अब हम लोग जानेंगे बलदेव सिंह जी के बारे में, इनके पास डिफेंस यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट था और जान मथाई जी थे, उनके पास जो था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। इसी प्रकार सी जो राजगोपालचारी थे उनके पास शिक्षा विभाग था और जो CH भाभा थे उनके पास कारखान तथा बंदरगाह विभाग था और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। इसी प्रकार जो आसफ अली थे उनके पास रेल विभाग था और जो जगजीवन राम जी थे उनके पास श्रम विभाग था और लियाकत अली खान जो थे उनके पास वित्त विभाग यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाए गए थे लियाकत अली जी। अब हम लोग जानेंगे जो माउंटबेटन योजना आई थी, इसके बाद उसके बारे में हम लोग जानेंगे ये कब आई थी। सबसे पहले 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था कि जून 1948 ईस्वी में
ईस्वी तक भारतीयों को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। बेबेल के स्थान पर 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के मुख्य और जो निम्नलिखित बिंदु थे, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है उसको हम लोग जानेंगे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी और सभी शक्तियां इन्हें हस्तांतरित कर दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रजवाड़ों को भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल होने की इजाज़त दी गई, उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाना था कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, उसके बाद आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बारे में हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 15 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि जो इस अधिनियम के द्वारा यानी कि भारत में लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे और किस अधिनियम के तहत बने थे, या तो इसका आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों आज का वीडियो ये पहला चैप्टर था कि भारत का संविधान का जो विकास था किस तरीके से हुआ था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल डालेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और आपको अगर इस वीडियो का PDF नोट्स चाहिए हो, आप पूरे फुल PDF नोट्स, पैड नहीं PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप लोग वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और पैड PDF नोट्स ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर राय दें अपनी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट